तो फिर नेचुरल डायमंड की क्या फ्यूचर रहेगी? 100 रुपये पर कैरेट, उसका अभी भाव हो गया है 10 रुपया पर। कितना टाइम लगेगा डायमंड बुर्स, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में सूरत की सफलता के लिए डायमंड बुर्स का सफल होना बहुत ज़रूरी है। सूरत डायमंड बुर्स इज अ घोस्ट बिल्ड, वाई घोस्ट बिल्डिंग। देखिए, अभी सूरत डायमंड बुर्स जो सक्सेसफुल नहीं है, उसका सबसे बड़ा एंड प्राइम रीजन वो है। तो आप सोचिए कितना मिक्सिंग हुआ, कितना पैसा इन लोगों ने कमाया है। सोचिए, तुरंत ही उसको बन जाना है, मतलब करोड़पति। वो लोग ऐसे सब धंधे करते। डायमंड आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी स्कैनर नहीं। तो आपने 10 करोड़ जो खर्चा किया है, ये मुश्किल से करोड़ रुपए का भी नहीं है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से बदनामी होती है हमारे सूरत डायमंड इंडस्ट्री की या इंडियन डायमंड इंडस्ट्री की, जो इतनी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है। ये नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का सूरत के साथ क्या कनेक्शन है और सूरत डायमंड इंडस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है? अनएम्प्लॉयड हो गए थे अपने हीरा कारीगर लोग जो है, भाई लोग। और फिर कम से कम 150-200 लोगों ने सुसाइड किया। अभी तो यूके में एसएलए में 5 बार उसको बेल उसका रिजेक्ट किया है यूके के कोर्ट में, 5 बार। तो यहाँ पे जितने भी डायमंड्स पॉलिश होते हैं वो जाते हैं यूएस। यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, जहाँ पे अपने हीरो की खपत होती है वहाँ पे। बिल्कुल। शैलेंद्र भाई, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि मगर मेरी शुरुआत ऐसी थी कि सूरत में राइट्स हो गए, अमरनाथ में 100 लोगों को मार दिया। 3 दिन तक मैं घर पे नहीं आया था। मेलिट में कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। क्यूर भाई, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आप आज यहाँ पर पॉडकास्ट में? ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सूरतीज़ जो है काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, सूरत का ही नहीं पूरे गुजरात का। और अब तो शायद मान लो हो सकता है हम ऐसी कामना करते हैं कि आप पूरे इंडिया में फैल जाओ, पूरा आपका साम्राज्य पूरी जगह पे हो। तो ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। थैंक यू वेरी मच। मेलिन भाई, मैं आपको बोलूँ कि मैं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेलविन भाई एक ऐसे पत्रकार हैं जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड ही पत्रकार है। अगर ये मैं बोलूँ तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये फील्ड में आना मेरी कोई चॉइस नहीं थी। ये पत्रकारित्व जो है वो मेरे ब्लड में है, मेरी वेन में। आप जैसे बात कर सकते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी है, उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तो उनके ब्लड में ही है पूरा बिजनेस। तो मेरे ब्लड में था पूरा पत्रकारित्व। तो मैंने शुरुआत की जब हम लोग पढ़ते थे, तो स्कूल में ऐसे ही यूजुअली बात होती थी ना, 9th-10th में, हुँ। भाई अभी क्या बनोगे तुम? और कोई बोलता था इंजीनियर बनेंगे, कोई बोलता था डॉक्टर बनेंगे। तो मैं बोलता था मैं तो जर्नलिस्ट बनूंगा। तो तब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज लॉन्ग बैक, मतलब कब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 85 90 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो तब तो जर्नलिस्ट मतलब किसी को पता ही नहीं था जर्नलिस्ट क्या है। तो तब मेरे को मेरे फ्रेंड्स पूछते ये जर्नलिस्ट है क्या? मैंने बोला आप अखबार पढ़ते हो? बोले नहीं, अखबार नहीं पढ़ते। तो बोले, मैंने बोला देखो, अखबार में जो लिखता है उसको बोलता है जर्नलिस्ट। तो तब उन लोगों को पता चला कि कोई जर्नलिस्ट ऐसा कुछ भी होता है। हुँ। तो बोले तू जर्नलिस्ट क्यों बनेगा, तेरे को क्यों बनना है? तो मैंने बोला भाई मेरे दादा जर्नलिस्ट थे, मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, तो अब मैं भी जर्नलिस्ट बनूंगा। ऐसे करके मैंने उनको बताया। अच्छा। तो सिंस देन, मतलब एक डिसाइडेड था कि भाई मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, और जर्नलिस्ट मैं बन के रहा। फिर 2000 के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई इंडियन एक्सप्रेस के साथ। इंडियन एक्सप्रेस से आपने जी, पहले स्टार्ट की थी मैंने 2000 में। जी मैंने 2000 इंडियन एक्सप्रेस से मैंने शुरुआत की। मगर मेरी शुरुआत ऐसी थी कि सूरत में राइट्स हो गए। सूरत में अगस्त में राइट्स हो गए। जब अगस्त में, आई थिंक अगस्त 3 2003, ओके। 2 और 3 अगस्त 2000, अमरनाथ में 100 लोगों को मार दिया था। ओके। मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था। ओके। और उसके बाद बजरंग दल वीएचपी ने गुजरात में ये क्या बोलते हैं उसको, ये बंद का ऐलान दिया था। हुँ। तो उसी दौरान सूरत वाज ऑन, सूरत एंड अहमदाबाद हुँ। दोनों का, मतलब बहुत ही, बड़ौदा भी, हुँ। मगर सूरत में काफ़ी था। सूरत में कम से कम 7-8 लोग मर गए थे उस टाइम पे। तो इट वाज वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एक कोई फील्ड में घुस रहे हो हुँ। और आपको एकदम ही एक्शन सब कुछ आपको करना है। तो मतलब फील्ड में आप हो, हम लोग वो अपना वो जो प्रेस का कार्ड लेके घूमते थे फील्ड में, हेलमेट पहन के। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि भाई एक जगह पे मैं गया था, वेड रोड डबोली में, हुँ। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू थे, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू का दोनों इलाका पड़ता है वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे हम लोगों को घेर लिया गया था। मतलब
कि भाई लोग मतलब दंगाई लोगों ने हाँ। हमको घेर लिया था। तो वहाँ से निकलना कैसे निकले वो मेरा मतलब इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। शायद हो सकता था मेरी जान भी जा सकती थी, मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग निकल गए वहाँ से सेफली। हुँ। और आज के आपके सामने आज बैठे हैं हम लोग। ये आपका पहला एज़ अ जर्नलिस्ट वाक़या था? हाँ, विदिन 4 मंथ्स मतलब Within व्हेन आई 4 जॉइन months? या हुँ। व्हेन आई जॉइन इंडियन एक्सप्रेस हाँ। इन 4 मंथ्स आई फेस दिस। ऐसा ऐसा उस टाइम पे आया था, कहाँ यार ये आ गए, ये इंडस्ट्री नहीं, में कहाँ ऐसा आ गए? नहीं था क्योंकि क्या है कि मैं पहले से प्रिपेयर्ड था हुँ। कि भाई ये फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको अपनी जान हाथ में लेके जाना है। बिल्कुल, आपके पास कोई मतलब सेकंड टर्निंग बैक नहीं है आपके पास। बिल्कुल। और आपको ये फील्ड में जाना है तो प्रिपेयर्ड होके ही जाना है कि भाई कुछ भी होगा कल, हुँ। जो भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आप हो सकता है, मैं तो सूरत में बैठा हूँ, बिल्कुल। हमारे काफ़ी लोग बैठे हैं कश्मीर में, जहाँ पे वो लोग दे आर फेसिंग टेररिस्ट। मतलब वहाँ पे जाके वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं हुँ, और हुँ। उनकी जान का खतरा है। काफ़ी लोग मर भी गए हैं, हमारे रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट काफ़ी लोग मर गए। हाँ, गोलियों से मर गए ना वो लोग। तो अपने सूरत में तो ऐसा है नहीं। अपने बिल्कुल। सूरत में कभी दंगा एक बार हुआ है, उसके बाद 2002 में हुआ। बिल्कुल। मगर 2002 वाज वेरी मतलब इट वाज सूरत वाज ऑन टेंटर हुक्स बट इट वाज काम। सूरत में ऐसा नहीं था ओके। उस टाइम पे। जब हमारे ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब विनीत गुप्ता करके हमारे कमिश्नर थे, तो अच्छा। ही हैंडल्ड सूरत राइट्स वेरी स्मार्टली। उसने क्या मोहल्ला कमेटी मीटिंग और सब बुलाई थी उन्होंने उस टाइम पे। तो सूरत वाज आउट ऑफ मतलब ये सब अहमदाबाद में बड़ौदा में हुआ था वो तो होता ही है, बट सूरत वाज आउट ऑफ इट। तो अच्छा। इट वाज लार्जली पीसफुल। सूरत वाज पीसफुल एट दैट टाइम। ओके। अ, ये मैं बात कर रहा हूँ गोधरा राइट्स की 2002। अच्छा। तो वो गोधरा का जो यहाँ पर या मतलब पूरे गुजरात में ही उस टाइम पे हुआ पूरे तो पूरे बहुत ही गुजरात में हुआ था, काफ़ी लोग मर गए हाँ। थे गोधरा राइट्स में। और अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि 2000 के बाद तुरंत ही फिर हमारा 2001 का अर्थक्वेक आया। बिल्कुल, 2001 में हमारा अर्थक्वेक आया, गुजरात में 25,000 से 30,000 लोग मर गए थे पूरे गुजरात में। बिल्कुल। और सूरत में कम से कम 23 लोग मर गए थे। हरे कृष्णा जो अपार्टमेंट है हमारे सूरत में, गोरदो रोड, ये इस तरफ अपना गोरदो रोड की तरफ ही है। हुँ। तो वहाँ पे वो अपार्टमेंट कोलैप्स हो गया था और 23 लोग मर गए थे। तो वो भी एक मेरा एक्सपीरियंस था बैक टू बैक। जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 जब अर्थक्वेक आया था। बिल्कुल। तो ये बैक टू बैक बैक आपको टू बैक अगस्त में ये हुआ हुँ, और जनवरी में ये हुआ। हुँ। तो मैं घर से, मेरा घर क्या है, चौक बाजार एक एरिया है अपने सूरत में, हुँ। तो वहाँ पे मेरा घर एकदम हुआ, अभी भी है वो घर। तो तब एकदम उस टाइम पे सुबह कम से कम मैं मानता हूँ 7:30-8 बजे, तो पूरा मैं खटिया पे जो सो रहा था पूरा खटिया हिलने लगा था ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा क्या हो गया अचानक। तो फिर मेरे फादर ने हमको खींच के बाहर ले गए। हुँ। वे बच्चे चलो बाहर चलो तुम लोग सब। तुम लोग बाहर चले गए और फिर देखा तो काफ़ी मतलब वो था, बिल्डिंग भी पूरी हिल रही थी। तो मेरे को लगा कुछ ना कुछ, इतने में मेरा कॉल आ गया अहमदाबाद से कि भाई यू हैव टू रश टू दी स्पॉट, ये एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। तो मैं ऐसे ही, मैंने हाफ पैंट पहना था और मैंने टी शर्ट पहना था, ऐसे में ही मैं पूरी बाइक लेके मैं निकला था अपने यहाँ पे रिपोर्टिंग में। और 3 दिन तक मैं घर पे नहीं आया था। 3 दिन। 3 दिन तक मैंने बाहर ही खाया। सिविल हॉस्पिटल में मेरा काम था, सिविल हॉस्पिटल में रहना, वहाँ से रिपोर्टिंग करना और वहाँ से पूरे सूरत में घूमना। पंडोल में लोग कूद कूद गए थे वेट रोड में मतलब ऊपर से। हाँ, वो जो अपने क्या बोलते हैं वीविंग यूनिट्स थे हुँ। उसमें, क्योंकि इतने डरे हुए थे कि भाई क्या हो गया एकदम, ऊपर से लोग कूद गए थे, वहाँ से कितने लोग मर गए थे। तो ये परिस्थिति जो थी वो मैंने देखी बैक टू बैक व्हेन आई स्टार्टेड। तो तब से मैं पूरा मंझ गया, मतलब एकदम तैयार हो गया, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम तैयार हो गया ऐसा। और फिर 2002 ये नहीं ये आप सिविल में जाके ये सारी चीज़ें देखी होगी, हाँ, कैसा काफ़ी काफ़ी विचलित बुरा था, तस्वीरें होती हैं। काफ़ी विचलित था। किसी का हाथ नहीं था, किसी का मतलब हाथ ऐसे ही पड़ा हुआ था, लाशें पड़ी थी ऐसे। तो मतलब वो पोस्टमार्टम के लिए लाते हैं तो वहाँ पे, और क्या है कि भाई हम भी फिर ऐसे बन जाते हैं कि भाई देखा है और ऐसा कुछ, ठीक है। हम लोग फिर बाजू में बैठ के, वो एक रूम था जहाँ पे वो डॉक्टर का रूम था, वहाँ पे बैठ के हम लोग नाश्ता भी करते थे। मतलब ऐसी भी सिचुएशन मैंने देखी है कि भाई इतना ख़राब सीन तो कभी हो नहीं सूरत में। आई प्रे टू गॉड। आपकी आपकी उस टाइम पे कौन सी बीट थी? मैं उस टाइम पे क्राइम कवर करता था। हुँ। क्राइम, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस एक वैसा ग्रुप है जहाँ पे इट इज़ अ मतलब एन इंस्टीट्यूशन फॉर अ जर्नलिस्ट। बराबर। मतलब इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी काम जिसने किया है, दे आर लर्निंग, मतलब उनको ऐसा ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कि आज आप देखिए टॉप पोजीशन पे जितने भी लोग हैं
उनका कहीं ना कहीं रिश्ता इंडियन एक्सप्रेस से होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो हमारी इंस्टीट्यूशन है। इंडियन एक्सप्रेस इज अ लर्निंग इंस्टीट्यूट, जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी। बराबर। हाँ, हमारे लिए वो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से मैं काफ़ी सीखा, और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी क्राइम में। तो क्राइम में भी मैंने काफ़ी किया। एक मैं आपको केस बताऊंगा। एक लड़का था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। ही वॉज क्या बोलते हैं, पोलियो था उसको। तो वो लड़के को ये क्या बोलते हैं, इसकी नोटिस दिया गया था, अपना तड़ी पार की नोटिस उसको मिली थी। एंड हिज एज वॉज 17। ही वॉज यंग, मतलब 18 साल का भी नहीं था। तो वो स्टोरी मैंने किया था, ब्रेक किया था वो स्टोरी। और वो स्टोरी ऐसा चला, तब थे हमारे विनीत कुमार गुप्ता। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2003, ये राइट्स के बाद की बात कर रहा हूँ, 2003-4 की। तो विनीत कुमार गुप्ता वॉज कॉल्ड टू अहमदाबाद, मतलब जो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये वो। तो वो काफ़ी स्टोरी चली थी, क्योंकि 17 साल के लड़के को आपने तड़ी पार तड़ी पार की नोटिस कैसे दे दी, और वो भी एक पोलियोग्रस्त लड़का। तो वो स्टोरी काफ़ी चली थी। विनीत कुमार गुप्ता काफ़ी खफा हुए थे मेरे से कि भाई तुमने क्यों ऐसी स्टोरी की, ये वो। मगर एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम है रिपोर्ट करना। मैंने वो लड़के को न्याय दिलवाया, और वो नोटिस पूरी वापस हो गई। और फिर जो भी वो लड़का अभी भी है सूरत में। अच्छा। उसके बाद फिर क्या सीन हुआ? उसके बाद आप अभी तक क्राइम ही करते रहे या कोई और बीच में भी गया है? नहीं, फिर जैसे फ्लड आया 2006 में, ओके। तो वो भी काफ़ी खराब परिस्थिति थी सूरत में, आपको पता होगा शायद। तो सूरत में 7 दिन तक मैं वो एक अपार्टमेंट था, उसमें फंसा हुआ था अपनी फैमिली के साथ। 7 दिन तक 7 apartment? दिन तक एक अपार्टमेंट में मैं फंसा हुआ था, क्योंकि मेरा घर पूरा डूबा हुआ था नीचे। तो आफ्टर 7 डेज, जब जैसे ही ये पानी वानी उतरा, तो इंडियन एक्सप्रेस में था मैं तब। 2006 में आई वॉज देयर इन इंडियन एक्सप्रेस। और जैसे ये पूर का सब इशू ख़त्म हुआ, तो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स कि भाई वुड यू जॉइन अस। तो मैंने बोला ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं फिर 2007 में आई ज्वाइन इकोनॉमिक टाइम्स। तब मैंने फिर, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस, आप समझो इंडियन एक्सप्रेस एक मतलब एक मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मतलब बिल्कुल। कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो, क्राइम से लेके बिजनेस सभी आता है। इकोनॉमिक टाइम्स इज अ प्योर Totally a- बिजनेस न्यूज़पेपर। बिल्कुल। तो यू हैव टू डू बिजनेस स्टोरीज देयर। तो मैंने सोचा यार ये क्राइम का बंदा और बिजनेस में, अब मैंने बोला ठीक है, जिसने मेरे को ऑफर दिया है उसने कुछ सोच के तो ऑफर दिया होगा ना कि भाई ये बिल्कुल। बंदा इज परफेक्ट फॉर अस इन सूरत। तो मैंने बोला आई विल परफॉर्म। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था यार सूरत में बिजनेस तो दो ही है, एक तो है डायमंड और एक टेक्सटाइल। तो अपने को करना क्या है? तो मैंने उस टाइम पे चूज किया था डायमंड। मैंने बोला डायमंड पे ही मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो डायमंड पे ही करूंगा। और मेरा फर्स्ट स्टोरी था, आई थिंक जनवरी में 2007। द फर्स्ट स्टोरी आई डिड वाज ऑन ब्लड डायमंड। ब्लड डायमंड। तो 2006 में एक मूवी आई थी, आपको शायद पता नहीं होगा, ब्लड डायमंड करके। जी। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो थे, स्टार थे वो। बिल्कुल। तो वो मूवी आई, तो मैंने सोचा यार ये मूवी पे कुछ, और उसमें क्या है, मैंने थोड़े इंडस्ट्री के लोगों से बात किया। तो आई गॉट टू नो कि भाई ये मूवी से हमको, अगर जो ये रिलीज हुई, तो ये मूवी से हमको काफ़ी डैमेज होने वाला है। क्योंकि ब्लड डायमंड इटसेल्फ, ब्लड एंड डायमंड इटसेल्फ इज वेरी कंट्रोवर्शियल। तो अपना सूरत में या इंडिया में अपना जो भी आप देखो, डायमंड जो भी है, वो हम लोग सूरत जो है इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग हब। तो यहाँ पे जितने भी डायमंड्स पॉलिश होते हैं वो जाते हैं यूएस। यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, जहाँ पे अपने हीरो की खपत होती है वहाँ पे। बिल्कुल। और वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, दे आर वेरी टची। मतलब ऐसा कोई भी ह्यूमन राइट्स का कुछ भी आ जाए, या कुछ भी ऐसा उनको पता चले कि भाई हुआ था कि भाई चाइल्ड लेबर पे भी इंडिया पे हुआ था, सूरत में ही चाइल्ड लेबर का इश्यू हुआ था बहुत बड़ा। इसके पहले, ब्लड डायमंड मूवी के पहले, तब इन लोगों ने कुछ तरीके से सेटल किया था। बाद में ये ब्लड डायमंड आया, तो वहाँ के कंज्यूमर्स थोड़े वो हो गए कि यार ये फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि भाई वो जो आर्टिजनल माइनर्स है, वो कैसी कंडीशन में वो लोग काम करते हैं, उन पर क्या अत्याचार होते हैं, काफ़ी लोगों को मार देते हैं, जो वहाँ के रेबल ग्रुप्स होते हैं उनको मार देते हैं। वैसा एक पूरा मूवी फ्रेम हुआ था। तो उसमें इन लोगों को काफ़ी डैमेज हुआ, इंडियन इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को, कि डिमांड घट गई थी
फॉर अ पीरियड, ब्रीफ पीरियड में वो डिमांड घटी थी, हम्म। मगर लोगों को ऐसा हुआ कि भाई ये कुछ मतलब इसमें कुछ करना चाहिए, यूएस में ऐसा हुआ कुछ करना हम्म। चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के ऊपर इंडिया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, जो इंडियन इंडस्ट्री ने, कि वी विल नॉट सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, द डायमंड्स कमिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, वॉर बिल्कुल। जोन्स जो होते हैं उसमें से डायमंड आएंगे तो वी विल नॉट बाई देम। तो ये करके एक पूरा जो बोलते हैं ना कि एक वो एश्योरेंस दिया यूएस के कंज्यूमर्स को कि भाई हम लोग ऐसे नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा इंडस्ट्री ट्रैक पे आया। चेक पे आएगी। और उसके बाद फिर 2008 के अंदर आई फिर से मंदी, लेमन ब्रदर्स वाला अमेरिका का सीन। वो क्या हुआ था कि वो ग्लोबल रिसेशन था। ओके। इंडिया में डायमंड इंडस्ट्री अपनी है वो अफेक्टेड हुई थी उस टाइम पे, और काफी हद तक अफेक्टेड, क्योंकि क्या है कि लेमन ब्रदर्स और गोल्डमैन सैक्स और ये सब जो उस टाइम पे जो हुआ था इशू ग्लोबल रिसेशन का, तो यूएस में तो लोग घर बेच रहे थे अपने। बिल्कुल। अब आदमी के पास घर ही नहीं है तो हीरा क्या खरीदेगा? सही है। तो उसकी सीधी असर जो है वो सूरत पे आई, सूरत पे आई थी। सूरत पे आई थी उसकी असर। तो इसमें क्या हुआ था कि काफी मतलब 2 से 2.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, अपने हीरा कारीगर लोग जो है भाई लोग, वो लोग बेरोजगार हो गए थे। और फिर कम से कम 150-200 लोगों ने सुसाइड किया था अपने सूरत में उस टाइम पे। उस टाइम पे। और तब दिस इज द ऑफिशियल फिगर। यस, दिस इज द ऑफिशियल फिगर, नहीं गवर्नमेंट का है, और 1200-1300 के करीब यूनिट्स बंद हो गई थी। दिस इज द ऑफिशियल फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। उसमें कुछ फिगर्स कुछ बड़े भी हो सकते हैं। नहीं, वो उसके बाद देखिए इसमें ऐसा 150-200 का तो वो लोग बोल सकते हैं, मगर ये ऑफिशियल फिगर था। अब उसके बाद ज्यादा भी होंगे तो वो अनऑफिशियली अनऑफिशियली हो सकता है ज्यादा, क्योंकि क्या है उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों के पास जॉब ही नहीं था, और डायमंड इंडस्ट्री एक ही थी जो वो सस्टेन कर सके, जो डायमंड आर्टिजर्स को। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये मंदी जो है वो निकल जाएगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। और ऐसा हुआ कि भाई 1 साल में मंदी निकल भी गई। 1 साल में निकल, विद इन 1 ईयर मंदी निकल गई थी पूरी तरह से। मगर मंदी निकली, मगर यूएस में जो इश्यू था ये ग्लोबल रिसेशन का, दैट वाज स्टिल देयर। अब वो मंदी कैसे निकली वो भी बहुत बड़ा एक इश्यू है कि भाई कैसे निकली वो मंदी। अच्छा। हाँ, वो मंदी निकली है बड़े लोगों के लिए, जो बड़े लोग जो थे, बड़े बड़े हीराकारी जो कंपनियों के मालिक थे, उनके लिए मंदी निकली। और उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने अपने कारीगरों को वापस लेने का शुरू किया, एंड दे वर अगेन रीएम्प्लॉयड, और उनको जॉब मिला, और सूरत का इंडस्ट्री सस्टेन हो गया। अच्छा। डिमांड तो जो 100% था वो नहीं था, वो डिमांड 50-60% ही था, मगर अपना इंडस्ट्री सस्टेन हो गया किसी तरह से। वो बहुत बड़ी पीछे की बहुत बड़ी कहानी है कैसे हो गया वो। बता सकते हो कुछ वो पीछे की वो इसमें ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं, इनको बैंक का फाइनेंस मिलता है, जी, बड़े बड़े फाइनेंस मिलते हैं। अब वो हमारा 2007, मैं आपको साल बताता हूँ, 2007 तक अपना डायमंड के कट एंड पॉलिश पे आप जो इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर 3% ड्यूटी था, 3% कस्टम ड्यूटी था। बिल्कुल। पॉलिश डायमंड इंपोर्ट पे इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, कट पॉलिश डायमंड, फिर पॉलिश करके वहां पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मगर ये तो इंपोर्ट में 3% ड्यूटी था। बिल्कुल। तो वो 2007 में स्क्रैप कर दिया गया, इट वाज नील। तो 2000 में दे हैड अ ओपन ग्राउंड, मतलब ओपन ग्राउंड, एंड दे यूटिलाइज दिस थिंग टू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज। Okay. I am not talking about all the diamantiers, but I am talking about the few players or few people who exploited this thing for their own benefit. Okay. And they indulge in round tripping of diamonds. Round tripping मतलब कि भाई आप अभी इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, वो भाई साहब उधर बैठे हैं, आप मेरे को भेज रहे हैं डायमंड, मैं इनको भेज रहा हूँ, वो सेम डायमंड आपके पास वापस आ रहा है। Okay. और वो सेम डायमंड वापस इधर आ रहा है, सेम डायमंड उधर। It is a practice for increasing the turnover. Yes, exactly. आपने बहुत अच्छी आपको अच्छी तरह से पता है ये सब, थोड़ा बहुत पता है आपको। जी। तो राउंड ट्रिपिंग का मतलब ये है कि आप अपनी बैलेंस अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हो, बिल्कुल। और वो टर्नओवर बढ़ने का मतलब ये है कि आपको बैंक से जो है ज्यादा लोन वगैरह मिल रहा है आपको। तो दिस इज हाउ दिस पीपल एक्सप्लॉइटेड। ये लोन लेके फिर उन्होंने क्या किया? ये लोन लेके उन्होंने कुछ तो अपना इन्वेस्टमेंट किया,
अपनी फैक्ट्रीज में अपना बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। किया। अच्छा, ये लोन लेके, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लोन लेके क्या किया? लोन लेके काफी लोगों ने डाइवर्ट किया वो पैसा रियल एस्टेट में, सूरत के रियल एस्टेट में, ओके। मुंबई के रियल एस्टेट में, इवन दुबई में। हाँ। हाँ, दुबई में भी इन लोगों ने डाइवर्ट किया और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आप देखो, जब ये 2008 की मंदी, अरे 2007, मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ, 2010-11 का मैं आपको बताता हूँ। ओके। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये ओके। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इनका, उसका ऑफिशियल डेटा है 2010-11 में इनका इंपोर्ट, डायमंड का इंपोर्ट, वो था $20 बिलियन। ओके। 20 बिलियन, ओके। बिलियन बिलियन डॉलर। डॉलर्स। और इट वाज 60% इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब 10-11 का ये था, तो 9-10 के कंपैरिजन में 60% हाइक था उसका। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चली कि भाई ये इतना सारा एकदम जंप कैसे हो गया। मतलब 60%, अपने इंडिया तो हम तो पॉलिश करते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये 20 बिलियन आया कैसे इधर, बिल्कुल। बाहर से कैसे आया? तो दे इन्वेस्टिगेटेड एंड दे फाउंड आउट कि भाई दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ राउंड राउंड ट्रिपिंग। सो द डायमंड्स, दोज जो बाहर गए थे वो अंदर आए, वापस वो चीज़ अंदर आई है। हाँ, तो उसके बाद फिर 2012 में प्रणब मुखर्जी थे तब फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल। उन्होंने 2% ड्यूटी डायमंड के ऊपर लगा दी। इंपोर्ट पे लगा दी। इंपोर्ट पे, कट एंड पॉलिश की इंपोर्ट पे लगा दी। उसके बाद फिर ये राउंड ट्रिपिंग का जो मामला है वो सब चक्कर सब खत्म हो गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई इतने डिफॉल्ट हुआ, इतनी कंपनी उड़ गई, इतनी कंपनी ये हो गई, इतना, तो वो इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टिल टुडे। मतलब ये इतना पैसा ये हो गया, ये इतनी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी थी, काफ़ी कंपनी 2008 के बाद तो काफ़ी कंपनी उठ भी गई थी। और उसके बाद फिर 2012 में ज़्यादा उठी, 12 के बाद। तो 12, 13, 14, 15, 16 अभी तक ये सिलसिला चालू ही है। तो राउंड ट्रिपिंग का जो बंद किया चैनल, वो प्रणब मुखर्जी ने किया था। और अभी हमारे इम्पोर्ट, कट एंड पॉलिश के इंपोर्ट पे 5% ड्यूटी है अभी। 5%। यस, इट वाज इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 2.5 किया, फिर 7.5 कर दिया था। 7.5 से इन लोगों ने वो किया कि भाई नहीं अभी थोड़ा कम करो, तो 2.5 घटा दिया था निर्मला सीतारमन ने। एंड देन नाउ वी हैव 5% ड्यूटी। ये नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का सूरत के साथ क्या कनेक्शन है और सूरत डायमंड इंडस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, नीरव मोदी जो है वो एक तो ज्वेलर थे, हाँ। और ही वाज अ डिजाइनर, ही इज अ डिजाइनर, वाज अ डिजाइनर। तो उसका जो भी ये शुरुआत हुआ, जो 12,000-13,000 करोड़ का पीएनबी का जो भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो भी चीटिंग फ्रॉड हुआ है, उसमें जो जरिया था वो सूरत था। क्या बात करते हो? जी, सूरत। आप समझोगे भाई नीरव मोदी कभी सूरत में तो रहता नहीं था। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सूरत में नहीं रहते थे, मगर उनकी यूनिट सूरत में थी। बिल्कुल। सूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सूरत एसईजेड बोलते हैं, सुरसेज बोलते हैं, उसमें नीरव मोदी की कम से कम 5 यूनिट्स थी, और मेहुल चौकसी की 3 से 4 यूनिट्स थी। मेहुल चौकसी गीतांजलि के नाम से करते थे, और इनका फायर स्टार डायमंड के नाम से था अपने नीरव भाई का। अब ये लोग क्या करते थे कि डायमंड बाहर से, रफ डायमंड इंपोर्ट करते थे एसईजेड में। बिल्कुल। एसईजेड में इन लोगों ने इंपोर्ट किया, और उसका वो रफ डायमंड जो इंपोर्ट करते थे उसका ओवर प्राइसिंग होता था। जैसे एक 100 रुपए का डायमंड है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका वो लोग ओवर प्राइस करके उसको 150-180 रुपया कर देते थे। और वो अंदर आता था डायमंड, और वो डायमंड, वही सेम डायमंड जाता था वापस, एक्सपोर्ट होता था सूरत में, क्योंकि एसईजेड इज अ फॉरेन टेरिटरी। मतलब एसईजेड में आपका यूनिट है तो इट इज एज गुड एज यू आर इन अ फॉरेन कंट्री। समझ गया। तो वट एवर यू एक्सपोर्ट goes to other country, and whatever import comes from other country. बराबर। So when you are, if you are in Surat, but still from Surat SEZ, if you have to export to Surat unit, जो अपने वराछा में होगा तो वो एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। एक्सपोर्ट माना जाएगा कि सूरत SEZ से आप करते हो तो वो एक्सपोर्ट है। तो ये भाई साहब क्या करते थे, वो पूरा हीरा उसको एक्सपोर्ट करते थे, कोई एक XYZ उनका जो भी सिंडिकेट में जो भी यूनिट होगा उसको एक्सपोर्ट करते थे,
और वहां से इंपोर्ट करते थे वो लो क्वालिटी सीवीडी डायमंड। इसके पहले मैं आपको बहुत अच्छी एक किसी को पता नहीं होगा शायद, नीरव मोदी का ये जो केस हुआ 2015-16 में, सॉरी 2018 में इनका जो केस हुआ, इससे कुछ महीनों पहले इनका एक फ्रेंड था, एक अल्फोंसो करके, जो कैनेडियन नेशनल था, पॉल अल्फोंसो, कैनेडियन नेशनल। ही वाज अ सीईओ ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, मतलब फाइनेंस कंपनी का एक बहुत बड़ा सीईओ था वो। तो उसने, सिंस ही न्यू नीरव मोदी, कि भाई नीरव मोदी तो इज अ डायमंड डिजाइनर, ये ज्वेलरी ये वो, तो उसको क्या शादी करना था बेचारे को। तो एंगेजमेंट में एक था, है अभी भी है, कि भाई डायमंड रिंग हम लोग करते हैं उसको कि एंगेजमेंट में। तो उसने एक बजट अपना बनाया था कि भाई आई विल स्पेंड 10 करोड़ रुपीस फॉर अ डायमंड फॉर अ डायमंड रिंग फॉर माई फियांसी। हाँ। तो उसने इसको कांटेक्ट किया कि भाई आप मेरे लिए ये कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कर दूंगा आपको। तो उसने बैक टू बैक 2 रिंग लिया था। एक रिंग लिया और 2, तो टोटल उनका था 10 करोड़ रुपीस। दोनों रिंग उसके पास पहुंच गया। उन्होंने वो फियांसी को पहना भी दिया। अब फियांसे ने देखा, मैं पहना नहीं दिया था, सॉरी, वो होने वाली थी शादी, मगर उनको दिखाया कि भाई ये देखो मैंने ऐसे रिंग लेके आया हूँ। अब दे वांटेड टू इंश्योर दोज रिंग्स, मतलब उस, हाँ, इंश्योरेंस वहाँ पे लेना जरूरी है। हाँ। तो वो कोई इन लोगों ने मांगा इनसे सर्टिफिकेट नीरव मोदी से। तो नीरव मोदी बोले हम भेजते हैं, मेलबाजी हुई, भाई भेजते हैं, मगर द सर्टिफिकेट्स नेवर रीच टू दैट पर्सन। तो मीनवाइल उन लोगों ने क्या किया कि भाई हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि भाई ये जो डायमंड की रिंग है या डायमंड है वो असली क्या है, मतलब जो भी। तो किसी ने वहाँ पे बताया उनको, जो भी वैल्यूअर ने, जेमोलॉजिस्ट ने, कि भाई ये चीज़ जो है वो फेक डायमंड है, कि सीवीडी, लैब ग्रोन। तो आपने 10 करोड़ जो खर्चा किया है, ये मुश्किल से करोड़ रुपए का भी नहीं है, दोनों चीजें। तो दैट वाज ऑल, हेल ब्रोक लूज ऑन बोथ ऑफ देम, और दोनों एकदम कोलैप्स हो गए। और वो लड़की ने बोला कि भाई यू आर अ सीईओ ऑफ अ फाइनेंस कंपनी, हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पर्सन लाइक दिस, नीरव मोदी। तो आपने 10 करोड़ बर्बाद कर दिया, आप तेरे जैसे आदमी के साथ में रह के करूंगी क्या। तो उसने वो एंगेजमेंट ही तोड़ दी। दिस इज अ रिपोर्टेड फैक्ट, मतलब दिस इज इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, यू कैन सर्च इट। तो इसके बाद फिर उसको पता चला कि भाई उसने देखा कि भाई अभी ये क्या है, क्या नीरव मोदी का। तो उसको पता चला कि भाई ये तो ऑलरेडी फ्रॉड आदमी है, इसने तो 13,000 करोड़ का फ्रॉड किया है पीएनबी के साथ। उसको तब पता चला जब ये कांड हो गया। मगर ये नीरव मोदी तो निकल गए थे यहाँ से, बिल्कुल। वो तो अभी तो यूके में एसएलए में 5 बार उसको बेल उसका रिजेक्ट किया है यूके के कोर्ट ने, 5 बार। 5 बार, अभी भी वो वहीं पे है, सड़ रहा है 5 बार। तो फिर यहाँ पर सूरत ऐसी जेड से जो डायमंड एक्सपोर्ट होता था सूरत मार्केट में, फिर क्या प्रोसीजर रहती थी नीरव मोदी की? वो जो रफ डायमंड मैं आपको बोल रहा हूँ, रफ डायमंड ये जो नीरव मोदी एक्सपोर्ट करता था सूरत के कोई भी यूनिट में, उसके जो भी सिंडिकेशन में होगा वो यूनिट, वो यूनिट, अब वो भी डायमंड जो था वो लो क्वालिटी डायमंड था, रफ डायमंड जो मंगवाता था वो, बिल्कुल उसकी ओवर प्राइसिंग करता था। समझ गया। 100 रुपए का डायमंड होता था, उसको 150, 200, 250 रुपया वो करता था। अब वो डायमंड का वो लोग, वो ओरिजिनल डायमंड थे, वो जो नेचुरल डायमंड थे वो ओरिजिनल डायमंड थे। तो वो फिर वो लोग अपने हिसाब से कट एंड पॉलिश करके वो मार्केट में वो कर देते थे। मगर ये क्या है, मिक्सिंग का मामला है। जैसे ये नीरव मोदी ब्रांड था, वो नेचुरल डायमंड का ब्रांड था। नीरव मोदी वाज द ब्रांड ऑफ नेचुरल डायमंड। वो किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये लैब ग्रोन डायमंड भी कर सकता है। और लैब ग्रोन डायमंड की ये स्टोरी ऐसी है कि लोगों को ऐसा पता है कि भाई 2018 से या 2015 से लैब ग्रोन डायमंड है, नहीं। लैब ग्रोन डायमंड तो हमारे वर्ल्ड में 1950 से है हमारे पास, 1950 से। ये टेक्नोलॉजी को बोलते हैं HPHT टेक्नोलॉजी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके। लैब ग्रोन डायमंड 2 तरीके से बनते हैं, एक तो HPHT और एक है CVD। तो HPHT अभी जो है वो काफी पॉपुलर है, CVD इतना पॉपुलर नहीं है। अभी जितने भी लैब ग्रोन्स है वो HPHT में बन रहे हैं। तो आप सोचिए 1950 से बन रहे हैं हमारे पास डायमंड, तो सोचिए कितना मिक्सिंग हुआ होगा 1950 से अभी तक। ये तो अभी पता चला कि अभी ऑफिशियल हो गया कि भाई ये लैब ग्रोन डायमंड का टैग लग गया है, लैब ग्रोन हम लोग बेच रहे हैं, लैब ग्रोन ज्वेलरी ये वो।
मगर तब तो 1950 से हम लोग हमारे पास है, तो आप सोचिए कितना मिक्सिंग हुआ और कितना पैसा इन लोगों ने कमाया है। सोचिए आप, एक पैकेट हम्म, एक पैकेट छोटा सा पैकेट होता है, हम्म, उसमें मान लीजिए 100 डायमंड होते हैं। हम्म, अब 100 डायमंड में से 20 डायमंड लैब ग्रोन डायमंड है, हम्म, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम्म, आप अगर जो लेने जाते हो डायमंड, हम्म, आप देखे आपने डायमंड, आपको पता ही नहीं चलेगा। नेचुरल और लैब ग्रोन साथ 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 में रखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इवन डायमंड का जो जो बनाते हैं डायमंड, उनको पता नहीं है कि भाई ये कौन सा डायमंड है। मेलविन भाई आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि शायद मैन्युफैक्चरर को भी पता नहीं है कि ये नेचुरल है या लैब ग्रोन है। बिल्कुल मैं सही सच बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को भी, आप 2 डायमंड आपने रखे हैं, हम्म, आप कोई भी बड़ा हीरा का कारखानेदार है, कोई भी कंपनी का कारखानेदार, उसको आप दिखाओ कि भाई ये 2 डायमंड रखे, एक लैब ग्रोन है एक नेचुरल है, उसको पता नहीं है कौन सा क्या है, तो उसके सामने भी रख दोगे, ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट आउट कि भाई ये नेचुरल है या ये लैब ग्रोन है। तो ये फर्क क्यों है? देखिए एक समझ लीजिए जी। कि अगर लेब्रोन डायमंड भी नेचुरल डायमंड जितना ही आउटपुट दे रहा है, वही वैल्यू दे रहा है, शायद वैल्यू सही नहीं रहेगा लेकिन वही फील दे रहा है, तो फिर नेचुरल डायमंड की क्या फ्यूचर रहेगी? इसमें ऐसा है क्यूर भाई कि नेचुरल डायमंड जो है वो वो जो है बनता है अर्थ में, कितने कितने किलोमीटर्स नीचे है, मतलब कितने फीट किलोमीटर्स आप जो भी बोलिए, वो नीचे बनता है, और इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इसमें क्या है, किम्बरली उसको बोलते हैं, किम्बरली पाइप बोलते हैं, किम्बरलाइट। ओके। किम्बरली पाइप जो होती है वो अर्थ के अंदर होती है, एंड दे डिटेक्ट कि भाई यहाँ पे ये हीरे का स्टॉक है यहाँ पे, तो उसी जगह पे वो लोग माइनिंग करते हैं। और माइनिंग में काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरीज इन्वॉल्व होती है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे डायमंड की एक मतलब एक जो हीरा की खान होती है, जो जिसको माइन बोलते हैं हम लोग, वो माइन में इतना इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं होती है। और वो लोग जो मशीनरी यूज़ करते हैं उसका तो मतलब इतनी हाईफाई मशीनरी होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी, उसके सहारे ये डायमंडों को बाहर निकाला जाता है। और वो डायमंड जो असली होता है उसकी प्राइस, आप मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या डिफरेंस है, और ये लैब ग्रोन जो है वो एक लेबोरेटरी में बनने वाली चीज़ है। जो लैब ग्रोन जिसको बोलते हैं, वो ऐसा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ये बनता है पूरा, वो क्रिस्टल्स होते हैं, ये डायमंड सीड होता है, उससे मेटल के रिएक्शन से मेटल इतना प्रेशर होता है उसका, जैसे जितना प्रेशर अर्थ में होता है वही प्रेशर वो एक छोटे से इसमें होता है, रिएक्टर में होता है, इसको डायमंड के रिएक्टर बोलते हैं, जहाँ पे ये डायमंड सीड ग्रो करते हैं, वो कुछ ऐसा। और टेम्परेचर भी इतना हाई होता है, 2500-3000 डिग्री का टेम्परेचर होता है। आप सोचिए 2500-3000 डिग्री, मतलब आप ऐसे पूरा आपकी हड्डी भी वो हो जाएगी, मतलब ऐसा इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये डायमंड ग्रो करता है। और ये डायमंड बन जाता है 20 दिन में, 21 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे आप उसको वो करना चाहें। ठीक है, तो डिफरेंस ये है, वो हजारों साल में डायमंड बना है, हीरा एक बना है, और ये 20 दिन में, 21 दिन में, 25 दिन में बना है। तो डिफरेंस ये है, और उसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है इसीलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा है, और इसमें इन्वेस्टमेंट है मगर कंपेयर टू माइनिंग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए मैं ये सवाल हर किसी को पूछता हूँ कि अगर डायमंड कोई पहनता है तो उसकी एक वैल्यू होती है कि कुछ एनर्जी से वो डायमंड वो एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, अगर पॉजिटिव, ऐसा मैंने सुना है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन सुना है एस्ट्रोलॉजी में भी अगर एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं वो भी बताते हैं कि आपको डायमंड पहनना चाहिए या आपको डायमंड नहीं पहनना चाहिए। मतलब नेचुरल डायमंड जो है उसकी एक वैल्यू है, क्या सेम वैल्यू लैब्रोन डायमंड में भी रहती है? जो नेचुरल डायमंड बोल शास्त्री जी बोलते हैं कि भाई आपको डायमंड पहनने चाहिए। बिल्कुल रहती है, क्योंकि नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दोनों की प्रॉपर्टीज एक ही है। प्रॉपर्टीज एक ही है, ऑर्गेनिकली, जेमोलॉजिकली और केमिकली, बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज एक ही है दोनों की। एक ये हीरा है, एक ये हीरा है, दोनों भाई भाई ही है। मतलब फर्क इतना है कि वो जमीन में है और ये अपनी लेबोरेटरी में बनता है। अब मैंने, आपने सुना होगा, मूवीज आगे भी देखी थी, वो ऐसे करके हीरा ऐसे कर दिया और मर गया, ऐसे करके पहले आती थी मूवीज, आपने देखी होगी शायद, वैसे करके हीरा ऐसे कर दिया और वो मर गया ऐसे करके। तो वो सब एक
पूरी मतलब वो भ्रमित कहानियां है कि भाई ऐसा कुछ होता है। हीरा तो क्या है, इंडिया में तो लोग पहनते होंगे, मगर इसका ज़्यादा चलन जो है वो यूएस यूएस में। यूएस में है, ये सब चाइना में है। अपने इंडिया का जो मार्केट है वो तो 3 से 4 नंबर पे आता है। सबसे बड़ा मार्केट है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। अमेरिका में ये लोग ज़्यादा हीरा पसंद करते हैं, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद हांगकांग, इंडिया, ये सब अपना मार्केट है, दुबई। इंडिया पे सबसे ज्यादा रफ की इंपोर्ट कहाँ से होती है? इंडिया में सबसे ज़्यादा देखिए, इंडिया पूरे वर्ल्ड में ये माइनिंग कंपनीज होती है। जैसे एक तो है डी बियर्स एक माइनिंग कंपनी है बेस्ड इन लंदन, और उनका एक माइनिंग पूरा है साउथ अफ्रीका में, बोट्सवाना से ऑपरेट होते हैं वो लोग। बोट्सवाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग एरिया, मतलब कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमाण में हीरे निकलते हैं वहाँ से। और दूसरे नंबर की कंपनी है अल्रोजा, जो रशिया में है, जो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और अल्रोजा से अभी डायमंड हीरे हमको यहाँ पे मिल नहीं रहे सूरत में, क्योंकि वो सैंक्शंस लगे हैं, यूएस के सैंक्शंस लगे हैं रशिया अल्रोजा पे। तो ये दो कंपनी है, ये कंट्रोल करती है काफ़ी हद तक, लगभग मैं आपको बताऊं 65-70% ये कंपनी के पास है, ये दो कंपनीज के पास माइनिंग पूरा। मतलब जो हीरे निकलते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके 70% ये लोग कंट्रोल करते हैं, ये दो मिलके, डी बियर्स और अल्रोजा। और बाकी के छोटे छोटे डोमिनिक है, ये वो सब छोटी छोटी माइनिंग कंपनीज है। और बाद में रन ऑफ माइंस भी होता है। जैसे रन ऑफ माइंस मतलब जैसे आप माइंस, एक छोटी छोटी माइंस है, वहाँ से आप गए और हीरा लेके खरीद के ले गए। हमारे सूरत वाले काफ़ी जाते हैं रन ऑफ माइंस में लेने के लिए जाते हैं। अच्छा। यहाँ से सब उनके लिए सब वो सब टी शर्ट लेके जाते हैं, वहाँ पे गनमैन लेके घूमते हैं। अच्छा। हाँ, साउथ अफ्रीका में जाते हैं। अच्छा, वो रन ऑफ माइंस यानी कि वहीं के लोगों को हायर कर लिया? नहीं, वो माइंस छोटी छोटी होती है, और वहीं के लोग जो है वो आपको, मतलब जो भी हीरा निकालते हैं वो आपको लेके दे देते हैं। मतलब ऐसी कंट्रीज है जैसे साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पे जाके वो लोग ये करते हैं। और इसको इंपोर्ट करने में आपको किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेट चाहिए। विदाउट दैट सर्टिफिकेट यू कैन नॉट इम्पोर्ट रफ डायमंड। तो जीजेईपीसी जो है वो एपेक्स बॉडी है इनका, जेम्स एंड ज्वेलरी का। वो लोग पूरा कंट्रोल करते हैं कि बाहर से जो भी हीरा आता है इंपोर्ट, उसका यू हैव टू हैव अ किम्बरली सर्टिफिकेट, उसको KPSCS बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट के बिना इंडिया में वो हीरा आ नहीं सकता। ओके। हाँ, मगर हीरा आपको जान के बहुत ही ताजुब होगा, और आपको काफ़ी मतलब वो हैरानगति होगी आपको कि हीरा ऐसी चीज़ है जिसको आप एयरपोर्ट से कहीं से भी आप उसको ला सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, कहीं पे डिटेक्ट होता नहीं है। हीरा ऐसी चीज़ है। तो काफ़ी मतलब उसमें भी क्या बोलते हैं, स्कोप्स है काफ़ी लोगों के लिए लाने के लिए ऐसे पैकेट में। गोल्ड में आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल। गोल्ड आप लेके आओगे, पाउडर फॉर्म में होगा कि पेस्ट फॉर्म में होगा, आप डिटेक्ट हो जाएंगे आप कि भाई आपके पास गोल्ड है। मगर डायमंड आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी स्कैनर नहीं बना कि डिटेक्ट करेंगे। तो अभी तक कितने डायमंड ऐसे ही आ जाते होंगे, बिल्कुल आ जाते होंगे। और डायमंड तो क्या है, इतना छोटा पाउच रहता है ना। आप डायमंड देखो, छोटे छोटे आप डायमंड देखो, इतना छोटा, एक पाउच में आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ के भी हीरो हो सकते हैं, इतने छोटे पाउच में। आप कहीं पे भी ले, आप मैदरपुरा में चले जाइए, सूरत में ये लोग बैठते हैं मैदरपुरा में, एक एक के पास करोड़ों के डायमंड होते हैं। बड़े बड़े लोग बैठते हैं ऐसे ही बाहर रोड पे, उनके पैकेट में होते ही ये डायमंड, लाखों के डायमंड होते हैं। हाई वैल्यू है। मेलविन भाई, ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, डायमंड की बात हो और सूरत डायमंड उसकी बात ना करे वो सही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। कितना टाइम लगेगा डायमंड बूट्स, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में सूरत की सफलता के लिए डायमंड बूट्स का सफल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक सूरत डायमंड बुर्स की मैं जो बात करूं, तो ये ड्रीम था वल्लभ लखानी का। जो वल्लभ भाई लखानी जो है वो किरण जेम्स के चेयरमैन है। बिल्कुल। तो ये ड्रीम था उनका। सेटअप जो है वो मुंबई में है, इनकी डायमंड की यूनिट्स यहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे है, मगर ट्रेडिंग पूरा होता है मुंबई भारत डायमंड बुर्स से। उनकी अभी भी ऑफिस है वहाँ पे, और दूसरी और जगह पे भी है ऑफिसेस। तो उनका एक ड्रीम था कि भाई सूरत में हम ऐसा एक ट्रेडिंग, भारत डायमंड बुर्स जैसा एक ट्रेडिंग हब यहाँ पे भी, एक बुर्स यहाँ पे बनाए। तो उन्होंने ड्रीम सिटी, जो अपने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो प्रोजेक्ट है ड्रीम सिटी, उसमें उनको एक
स्पेस उनको मिलती है। और ये प्रोजेक्ट शेप होता है जब आनंदीबेन पटेल थे, नरेंद्र मोदी थे, जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो सब प्रोसीजर चल रही थी, मगर आनंदीबेन के टाइम पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था उस टाइम पे 2012, 13, 14, 12, 13 में। तो तब से ये प्रोजेक्ट पूरा और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। विद इन 3-4 ईयर्स ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। इसके पीछे इन्वेस्टमेंट है 3,500 करोड़, 3-3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। और वल्लभ भाई का ड्रीम था कि भाई यहाँ पे पूरा हम इसको बुर्ज बनाएंगे और लोगों को यहाँ पे लाएंगे। 4,500 ऑफिसेज हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी मीडियम साइज की मिला के 4,500 ऑफिसेज है। और ये जो बुर्ज है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है, सबसे बड़ा दुनिया का। जो पेंटागन आपने सुना होगा, यूएस मिलिट्री बेस है पेंटागन, पेंटागन से भी ये बड़ा है। सही इसका एरिया है 70 लाख स्क्वायर फीट, जो जितना स्क्वायर मीटर जो भी है, इतना बड़ा एरिया है उसका। मगर क्या हुआ, इशू क्या है कि भाई ये क्यों चल नहीं रहा है? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि जब मान लो कि भाई इन लोगों ने शुरुआत की तो पहले उद्घाटन तो कर दिया था इन लोगों ने, अपने जो ऑफिस थोड़ी बहुत खोल दी थी, वल्लभ भाई ने खुद ने भी खोल दी थी ऑफिस अपनी। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने दिसंबर 17, 2023 तब उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तब यहाँ पे आए थे सूरत में, टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया, हमारे एयरपोर्ट का, और ये भी किया। कुछ लोग ऐसी, जब इंडस्ट्री में मैंने बात की तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई अब वो कितना सच है मेरे को आई डोंट नो, बट बोल रहे थे कि भाई ये कमूरता का टाइम था, कुछ दिसंबर 17, आई डोंट नो, कमूरता का कुछ टाइम था। बिल्कुल। तो कमूरता के टाइम में ये इनॉग्रेशन हुआ है। अच्छा। तो उसके एक महीने के बाद, आफ्टर दिस, December 17 cut to January 2024, February, Kiran James, Vallabh Lakhani decided to move back his base to Moppe. वल्लभ भाई ने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के लिए कम से कम 1200 फ्लैट बनाए हैं। ये जो अपना सूरत डायमंड बुर्स है, इसके बिल्कुल 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जियाओ करके गांव आता है, जियाओ बुढ़िया जो इसको बोलते हैं, जियाओ बुढ़िया, वहां पे उन्होंने 1200 फ्लैट बनाया है, और एकदम जबरदस्त फ्लैट, सब उनकी फैसिलिटी। उसका ड्रीम ये था कि वहां से लोग यहाँ पे आए, बसे यहाँ पे हमारे लोग, और उन्होंने बता भी दिया था कि भाई आप लोग को यहाँ पे रहना है, क्योंकि हमारी ऑफिस इधर है और हमको यहीं से ऑपरेट करना है, यहाँ पे रहना है। मगर अब वल्लभ भाई खुद ही चले गए, तो वो सब पूरा खंडर हो गया है अभी, और जो भी बेचने निकाला होगा आई डोंट नो क्या उसका हुआ है अभी फ्लैट्स का। तो ये पूरी कहानी है। अभी कितनी ऑफिसेस चालू हो गई इसमें? अभी देखिए, इन लोगों का जब से गोविंद भाई ढोलकिया ने टेक ओवर किया, क्योंकि वल्लभ भाई ने ना बोल दिया कि भाई अभी आई एम नो मोर अ चेयरमैन, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, फरवरी मार्च में रिज़ाइन कर दिया था यही। तो वल्लभ भाई काफ़ी, वो उसके बाद ये अपना गोविंद भाई ढोलकिया जो श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट के चेयरमैन है, वो बन गए भी चेयरमैन। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि भाई लोग आए 250 ऑफिस का उन्होंने बात किया था अभी बीच में कि भाई 250 ऑफिस खुलेंगी, मगर मैं कोई जगह पे पढ़ रहा था, अब ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि भाई कितने लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस जो है, आपको अंदर जाना है तो एक्सेस आपको काफ़ी, वो फोन पे बात करो, ये करो, वो करो, फिर वो थोड़ा परमिशन लो उसके बाद, एंड वी कैनॉट मूव अराउंड, इट इज़ अ बिग ह्यूज ऑफिस, मतलब जो भी बिल्डिंग, इतनी सारी विंग्स है, तो आपको एक सभी जगह पे जाके आपको यू वोंट बी एबल टू मेक आउट कि कितनी ऑफिस चालू हुई क्या है, वो तो वो लोग ही ऑफिशियल बता पाएंगे। मगर मेरे को ऐसे पता चला कि भाई कोई एक डिजिटल पोर्टल है जिसने किसी ने लिखा था कि भाई 250 के सामने सिर्फ 8 ही ऑफिस अभी चालू है। अब ये अब कितना सच्चाई है इसमें ये मेरे को पता नहीं है, मगर 8 ऑफिस अभी चालू है, उसमें भी वो 8 ऑफिस जो कमिटी मेंबर होंगे जिनके, वो गोविंद भाई है, ये वो उनकी ऑफिस चालू होगी, बाकी तो अभी कुछ चालू है नहीं। तो वल्लभ लखानी साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो मुंबई में उन्होंने, उनकी ऑफिस है बड़ी भारत डायमंड बुर्स पे, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा बता दिया, मतलब ये इंटरनल लोगों से बात, जो ब्रोकर्स से बात हुई कि भाई आप लोगों को उधर तो आना ही है सूरत में, क्योंकि वल्लभ भाई का क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, 50,000 उनके कारीगर है, और वर्ल्ड की दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाली उनकी कंपनी है। छोटे छोटे डायमंड जो है, स्मॉल डायमंड्स, उसमें ये लोग लीडर है वर्ल्ड के। ओके, हाँ, दे आर द लीडर्स। तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई आपको इधर आना है। तो वो ब्रोकर्स ने, जो मुंबई के ब्रोकर्स है,
उसमें एक और मुंबई के ब्रोकर्स और भारत डायमंड बूर्स के जो करता है उनके बीच में एक गलत मैसेज गया कि भाई तुम जा रहे हो दैट इज फाइन, कि तुम वहां पे शिफ्ट कर रहे हो, सूरत तुम्हारा बेस है, यू आर शिफ्टिंग देयर, इट इज फाइन, बट यू डोंट फोर्स अदर टू कम देयर। व्हाई आर यू फोर्सिंग अदर्स? कि भाई विदाउट फोर्सिंग ऑल्सो यू कैन डू दैट, कि भाई आप शिफ्ट कर सकते हैं, आप जाओ वहाँ पे धंधा सेट करो एंड देन पीपल विल कम, इफ दे वांट दे विल कम। बट आप ऐसा बोलो कि भाई आपको उधर ही आके धंधा करना पड़ेगा। और उन्होंने स्कीम भी लगाया था। उन्होंने क्या स्कीम लगाया कि यहाँ पे आके ओपनिंग, जब उनका ऑफिस ओपनिंग जब था उस दिन आके जो भी परचेस करेगा उसको 1%, 1.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब डायमंड खरीदने में 1%, 1.5% मतलब बहुत बड़ा मार्जिन है। आप सोचो, आप 100 करोड़ का, 50 करोड़ का डायमंड है, उसमें 1% आप निकालो, कितना होगा? बहुत बड़ी रकम होती है। तो इनको ये लालच दिया गया, मगर तो भी कुछ बेनिफिट उनको हुआ नहीं। इसकी वजह से पूरा अटक गया पूरा मामला कि भाई अभी क्या करें। और दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े लोग जो भी शिफ्ट होने, जो यहाँ पे अपने सूरत के ही है या मुंबई के, जो आने वाले थे, जो ऑफिस खोलने वाले थे, वो भी नहीं खोली उन्होंने ऑफिस। तो इसकी वजह से वल्लभ भाई को एक दिल में लग गया, यार मैंने इतना मेहनत किया, मैंने अपने 1200 लोगों के लिए इतना बनाया, मैंने इतनी अपना खून पसीना लगाया ये मनाने में इतना, और मेरे को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो बहुत मतलब अंदर इंटरनल उनका हो गया था कंपनी में ही, और उनको काफ़ी लॉस भी हो गया था। तो कंपनी में उनको हुआ कि भाई अभी नाउ बस ये इट्स इनफ इज इनफ। उन्होंने फिर यहाँ पे ही फुल स्टॉप लगा दिया और ही डिसाइडेड टू मूव बैक टू मुंबई एंड नाउ ही इज देयर ऑपरेटिंग फ्रॉम भारत डायमंड बूर्स। और ही इज वेटिंग कि भाई जब ये बूर्स बराबर तैयार हो जाएगा, जो बोलते हैं ना एकदम फुल फ्लेज, तब देन ही विल शिफ्ट। और क्या क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो सूरत डायमंड बूर्स को और सक्सेसफुल बनाएंगे? देखिए, अभी सूरत डायमंड बूर्स जो सक्सेसफुल नहीं है उसका सबसे बड़ा एंड प्राइम रीज़न वो है कि सूरत के पास कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। डायमंड का जो धंधा है उसके लिए यू हैव टू हैव इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, विदाउट इट यू कैन नॉट सर्वाइव। सूरत के अंदर अभी अपने पास जो फ्लाइट है वो दुबई शारजा की है, 2 हफ्ते में 2 3 बार आती है शायद। तो वी नीड कनेक्टिविटी डायरेक्टली एंड डेली कनेक्टिविटी टू हांगकॉन्ग, डेली कनेक्टिविटी टू दुबई, डेली कनेक्टिविटी टू न्यूयॉर्क, ऑल दिस प्लेसेस, बिकॉज दीज आर द हब्स जहाँ पे हम लोग अपना धंधा करते हैं और वहाँ से लोग डायरेक्टली इधर है। अगर मान लीजिए आप न्यूयॉर्क वाला कोई खरीदार है, उसको यहाँ पे सूरत डायमंड बूर्स में आना है, तो वो कैसे आएगा? क्योंकि मुंबई की तो फ्लाइट है ही नहीं हमारे पास सूरत से। आप डायरेक्ट मुंबई की भी फ्लाइट नहीं है तो कैसे आएगा वो बंदा? न्यूयॉर्क से मुंबई उतरेगा और यहाँ पे सूरत में आएगा क्यों वो? जब उसको मुंबई में काम हो जाता है उसका, तो सूरत में क्यों आएगा वो? आप एक समझने वाली बात, आप एक समझिए बात। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, दैट इज हिंडरिंग द प्रॉस्पेरिटी और द डेवलपमेंट ऑफ सूरत डायमंड। कोई कस्टम का इश्यू तो नहीं है? कस्टम का इशू ऐसा है कि इन्होंने कस्टम हाउस यहाँ पे बना दिया, मगर अब इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इन लोगों ने वहाँ पे मुंबई में इन लोगों ने पूरा वो किया है कि भाई डायरेक्ट यहाँ से आप माल दो, यहाँ पे सूरत में आप माल दो, यहाँ पे एक कस्टम वो हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और सीधा मुंबई पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। वो फैसिलिटी इन लोगों ने की है अभी। मगर इसका कोई मतलब अल्टीमेटली यू आर यूजिंग मुंबई, बिल्कुल यू आर यूजिंग मुंबई एंड यू हैव टू यूज मुंबई। मुंबई के बगैर आपका कोई काम चलने वाला नहीं है, ये पूरा एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो सूरत डायमंड बूर्स बनाया, दैट इज फाइन, यहाँ पे सब लोगों को इन लोगों ने फैसिलिटी भी देंगे, जो भी है दैट इज फाइन। बट ये सब बुनियादी चीजें जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी। और दूसरी बात के सूरत डायमंड बूर्स में तो ट्रेडिंग के लिए फ्लोर्स भी नहीं है। जो भारत डायमंड बूर्स में 2 फ्लोर्स है ट्रेडिंग फ्लोर्स, मतलब जो ब्रोकर्स आते हैं अपने, ऐसे जैसे एक एरिया होता है बहुत बड़ा एरिया, तो वहाँ पे सब मिलके टेबल्स होते हैं, वहाँ पे सब मिलके सब, जैसे मैदरपुरा में कैसे हम लोग एक्सचेंज करते हैं डायमंड देखते हैं, तो वो अपना डीलिंग वहाँ पे होता है। तो वो सूरत डायमंड बूर्स में वो फैसिलिटी ही नहीं थी। मैंने अपने ब्लंट टाइम्स में वो चीज़ एक बार लिखी थी, अपना मेरा जो पोर्टल है ब्लंट टाइम, तो फ्री प्रेस जर्नल, उसमें मैंने लिखा था एक बार, मैंने बोला भाई ये गोश्त बिल्डिंग है, सूरत डायमंड बूर्स इज अ गोश्त बिल्डिंग। मैंने व्हाई गोश्त बिल्डिंग? बिकॉज उसमें रीजन दिया था, जैसे फ्लाइट का रीजन है, और सबसे मेन रीजन था ये ब्रोकर्स का रीजन, कि भाई आपने
बनाया तो आपने ट्रेनिंग के लिए, मगर ब्रोकर्स के लिए तो आपने जगह ही नहीं रखी। आपने तो ऑफिस बड़ा बना दिए, बड़ी बड़ी एसी वाली ऑफिस। ब्रोकर्स बैठेंगे कहाँ पे? ब्रोकर्स के लिए तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है। फिर उन लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीज़ तो है, हमने गलती कर दी। इन लोगों ने मीटिंग किया मार्केट में, मैदरपुरा में, कि भाई हम लोग आपको सब पूरा फैसिलिटी देंगे, आप उधर आइए, हम आपके लिए बस करेंगे। बस फैसिलिटी भी उन लोगों ने प्रपोज किया है। पूरा बस वहाँ पे, स्पेशल बसेज वहाँ से निकलती है सूरत डायमंड बुर्स से। इन लोगों ने किया, मगर अभी कोई आता नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो आता है कि नहीं आता है। तो ये सब चीज़ है। और दूसरी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जैसे हमने लैब ग्रोन डायमंड पे बात की, तो सूरत में जब ये लैब ग्रोन, तो अभी चालू, अभी 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 कोई फोकस में आया कि लैब ग्रोन डायमंड, तो मिक्सिंग होता था, जो लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड दोनों का मिक्सिंग होता था। तो जीजेईपीसी ने नेचुरल डायमंड मॉनिटरिंग कमेटी ये बनाई थी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2014-15 की बात कर रहा हूँ। तो वो कमेटी ने पहला केस सूरत से पकड़ा था। अच्छा। हाँ, ये हमारे चंदू भाई सेठा करके एक हमारे व्यापारी। मैन्युफैक्चरर है और व्यापारी भी है। अच्छा। तो वो बेचारे भावनगर जा रहे थे, भावनगर से माल लेके आ रहे थे, और उनको पता ही नहीं कि वो पैकेट में क्या है, क्योंकि वो जो खरीदार से वो लेते थे वो तो उनको ट्रस्ट था। तो वहां से वो लेके आ रहे थे, इन लोगों ने चेक किया यहाँ पे, तो अंदर से सीवीडी, मतलब जो ये लैब ग्रोन और सिंथेटिक और नेचुरल दोनों मिक्स में पाए गए। तो पहला केस उनका हुआ था चंदूभाई सेठा के अगेंस्ट में, ये जीजेईपीसी ने किया था। उसके बाद तो फिर उसके ऊपर मूवी भी बन गई। अच्छा। हाँ, नथिंग लास्ट फॉर एवर। नथिंग लास्ट फॉर फॉरएवर, एवर, जिसमें आप मैं भी उसमें, आपका रोल हाँ, है। मेरा भी रोल है, और वो चंदूभाई सेठा भी है उसमें। उसने भी पूरी अपनी कहानी उसमें बताई है कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ। और ये लोग जो लैब ग्रोन की अभी बहुत ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई अब तो लैब ग्रोन तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उस टाइम पे मेरे पे केस किया था और मेरे को बदनाम कर दिया था, ऐसा ही इन्होंने बताया चंदूभाई सेठा ने। अभी लैब ग्रोन के गुण गा रहे हैं। आपको पता होगा मोदी साहब ने लास्ट ईयर, मैं आपसे ये वो पूछने ही जाने वाला था कि मोदी साहब ने यूएसए की फर्स्ट लेडी को बहुत ही बढ़िया लैब-ग्रोन डायमंड का हार दिया है। नहीं, हार नहीं दिया है उन्होंने, एक 7.3 कैरेट का डायमंड दिया। 7.3 कैरेट का। जी, जिल बाइडन को, जब उनको जो विजिट करने गए थे लास्ट ईयर, तो हाँ। उन्होंने जिल बाइडन को वो गिफ्ट किया। और आपको ताजुब होगा कि वो हीरा जो है वो लैब-ग्रोन डायमंड है, और वो बना है सूरत में। सूरत में ग्रीन लैब करके एक कंपनी है, उसने वो डायमंड बनाया है, मुकेश भाई पटेल उसने बनाया है वो डायमंड। उसका रीजन एक ही था, वो झील इनको ये लैब ग्रोन डायमंड देने के पीछे, कि इसको प्रमोट करें। मोदी साहब इसको लैब ग्रोन डायमंड को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, इसका प्रोसेस जो है वो पोल्यूशन नहीं करता है। डायमंड एकदम अच्छे से, मतलब जो भी नेचुरल डायमंड है उसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा वो होना चाहिए। तो उन्होंने वो थोड़ा फोकस करने के लिए, मार्केटिंग पर्पज के लिए थोड़ा दिया होगा। उससे क्या है, ऑफेंडेड हो गए ये जो अपने नेचुरल वाले, नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री वालों को ऐसा लगने लगा यार ये हमारा, मतलब हमारे डायमंड का कोई वो नहीं है, लैब ग्रोन का कर दिया। उसके बाद फिर लैब ग्रोन का तो काफ़ी अभी बहुत बुरा हाल है। अभी आप सोचिए कि भाई जो 100 कैरेट, जिसका 100 रुपये पर कैरेट का जो भाव था, एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये पर कैरेट, उसका अभी भाव हो गया है 10 रुपया पर कैरेट। ये लैब ग्रोन डायमंड की हालत है। तो मतलब लैब ग्रोन डायमंड अभी इतनी बुरी तरह पिटा हुआ है, मगर उसका मार्केट तो भी, एक्सपोर्ट अपने यहाँ इंडिया से बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, एक्सपोर्ट आप लास्ट ईयर का कंपैरिजन करिए तो भाई $300-400, 300-400 मिलियन था, अभी वो 1.5 मिलियन ऐसा कुछ हो गया है एक्सपोर्ट लैब ग्रोन डायमंड का। क्या हीरा है सदा के लिए? हीरा सदा के लिए है, मगर हीरा तब तक है सदा के लिए जब तक आप वो हीरे को पहचानोगे कि ये हीरा हमारे साथ सदा के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि हीरे में भी काफ़ी अभी प्रकार हो गए ना, एक तो लैब ग्रोन हो गया, एक तो अपना नेचुरल तो था ही, और काफ़ी मोजनाइट भी होता है उसमें। तो आप हीरे के काफ़ी प्रकार है, मगर वो हमारे लिए सदा के लिए है कि नहीं, वो हमको डिसाइड करना है। जैसे आपने बोला कि आप हीरे को पहचानना पड़ेगा, आपने जैसे बोला, मुझे ये बताइए कि अगर 1 कैरेट माल है, हाँ, 1 कैरेट माल में से आप कहते हो कि टेस्टिंग करके एक सर्टिफिकेट लेके बैठते हैं, तो ये टेस्टिंग की क्या प्रोसीजर है? और आपने जैसे बोला कि वहाँ पर कुछ मिश्रण करके भी बेचते हैं, तो
वो टेस्टिंग के अंदर पता क्यों नहीं चलता है कि भाई इसके अंदर लेब्रॉन भी मिक्स्ड है? इसमें ऐसा है कि इन लोगों के पास एक डीबीआर से भी काफ़ी मशीन्स निकाले हैं, ऐसे छोटे छोटे लाइट बॉक्स है, ये वो उनका मशीन्स है। तो उसमें आप ये हीरा रखते हैं तो तुरंत आपको मतलब उसके कलर जो है उससे ही पता चल जाता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है कि भाई ये थोड़ा। अब वो उसके लिए क्या है कि आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। लेबोरेटरी में आप जाओ, वहाँ पे टेस्टिंग होगा, तो उसमें एक केमिकल ऐसी प्रॉपर्टी होता है फ्लॉलेस, जो थोड़ा बहुत जो अपना जो नेचुरल डायमंड होता है उसमें थोड़े फ्लॉज आपको दिखेंगे, थोड़े बहुत, जो अर्थ में बनता है, बिल्कुल। अंदर उसका थोड़े बबल्स रह जाते हैं, थोड़ा कुछ भी होता है, मतलब थोड़ा होते हैं। और ये जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। जो लैब ग्रोन वाला डायमंड है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एकदम, वो कब पता चलेगा? जब आप लेबोरेटरी में चेक करोगे उसको। मगर आप अगर मान लो कि भाई आपने एक हीरा लिया है और वो डायमंड की रिंग है या नेकलेस है या आपका पेंडेंट है, वो एक बार आपने ले लिया, उसके बाद कोई बोल नहीं सकता वो नेचुरल है, लैब ग्रोन है या कौन है, क्या है। यू मीन टू से कि अगर ज्वेलरी के अंदर अगर वो एम्बेड हो गई, डायमंड एम्बेड हो गया, उसके बाद उसको लगा दिया, जड़ दिया, फिर खत्म हो गई, फिर खत्म हो गया। फिर खत्म हो गई बात कि भाई उसमें आपको, हाँ वो सर्टिफिकेट भी आपको दे देंगे, जो आप ज्वेलर के पास जाओगे आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, मगर आपको ये तो गोल्ड तो है नहीं कि पता चले कि भाई ये गोल्ड है। सोनी ऐसे करके गोल्ड को ऐसे करके पता करेगा कि भाई ये असली है नकली है। डायमंड को पता ही नहीं चलेगा आपको नकली है। मेलविन भाई, मैं ये सवाल हर किसी को पूछता हूँ कि 2014 से लेके 2015, 16, 17 तक सूरत से नेचुरल डायमंड के साथ लेब्रॉन डायमंड या फिर सीवीडी बोल दो, उसको उसके लॉट में, नेचुरल डायमंड के लॉट में लेब्रॉन डायमंड भेजे गए थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। क्योंकि एक आपको मैंने क्लासिक एग्जांपल 2018 का बताया ना, आप तो 2014 से 18 की बात कर रहे हो। मैं तो आपको 2018 में नीरव मोदी का एग्जांपल बताया कि 10 करोड़ का जो 2 रिंग जो था वो 10 करोड़ का था, वो मुश्किल से करोड़ का भी रिंग नहीं था। वो उसने सीवीडी डायमंड था, पूरा लेब्रॉन डायमंड था वो बेचा है। तो आप सोचिए कि कितना गया होगा। सूरत के बड़े उद्योगपति ये कर रहे थे। अब वो देखो, इसमें क्या है कि करते तो हैं ही, मतलब जो भी बड़े उद्योगपति होंगे, जो कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर पीपल के दोज हु आर वेरी कमिटेड, ट्रस्टवर्दी, ऐसे लोग हैं अपनी इंडस्ट्री में, है पर्टिकुलर है, और मैं आई नो देम पर्सनली। नीति से काम कर रहे हैं, पॉलिसी उनका है और उनका एक पूरा एक वो ढांचा है बिजनेस का। बस वो वही फ्रेम में वो लोग काम करते हैं, उसके बाहर वो लोग जाते नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, या जो भी आप बोलोगे कि भाई उसको तुरंत ही उसको बन जाना है, मतलब करोड़पति, वो लोग ऐसे सब धंधे करते हैं। तो इससे बदनामी होती है हमारे सूरत डायमंड इंडस्ट्री की या इंडियन डायमंड इंडस्ट्री की, जो इतनी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, इतने सालों से इतने मेहनत से लोगों ने बनाया है अपनी इंडस्ट्री को। बाकी आप सोचिए, सौराष्ट्र से लोग इधर आते हैं सूरत में, क्यों सौराष्ट्र में क्यों नहीं बनी इंडस्ट्री? सूरत का पानी ऐसा है, सूरत की धरती ऐसी है, सूरत का हमारी तासीर ऐसी है, हमारा सूरत की वाइब्रेंसी ऐसी है कि यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी है, ये डायमंड इंडस्ट्री। बाकी ये लोग पूरे 90% सौराष्ट्र से हैं, और सूरत में क्यों आते हैं ये लोग? वाई दे आर इन सूरत, एंड वाई सूरत इज मैन्युफैक्चरिंग सो मच अमाउंट ऑफ डायमंड्स? वाई? ये किसी ने सोचा नहीं है कि भाई सूरत क्यों इतना बड़ा बन गया। धारते तो वो लोग, अगर वो सोचते तो सौराष्ट्र बन जाता ना बड़ा, मगर सूरत क्यों बना है? ये भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि सूरत की, कि भाई सूरत के पास ऐसा क्या है, कि सूरत की हवा में ऐसा क्या है, सूरत की के पानी में ऐसा क्या है। ये लोग तो कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, उसमें पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल 1 रुपये का भी पोल्यूशन नहीं है इनका, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्री पूरी है। लैब ग्रोन डायमंड में तो भी आपको जनरेटर ये वो आपको चाहिए। आप इतना बड़ा यूनिट लेके बैठोगे, इतना 2000-3000 टेम्परेचर पे रिएक्टर आप इतना होगा बड़ा, तो 3-4 हजार का टेम्परेचर आपको क्रिएट करना है, तो कितना बड़ा आपको वो उसका वो चाहिए, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, कितना वो चाहिए आपको। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर आपको कितना चाहिए बड़ा, ह्यूज। मेरे एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा मैं, अपना इच्छापुर ज्वेलरी पार्क में, उनकी काफ़ी बड़ी मतलब कंपनी है, उसके बिल्कुल बगल में एक ऐसा ही लैब ग्रोन का ही फैक्ट्री है। अब वो जो लैब ग्रोन का फैक्ट्री है, पीछे की साइड
उसने जनरेटर बड़े बड़े लगा के रखे हैं। अब अब उसका बेचारे का इज अनलकी है जो भी, तो उसका पूरा जो बाहर उसके जो एम्प्लॉयज़ है जो भी काम करते कंपनी में, वो लोग जो खाने का जो मेस बोलते हैं ना, वो लोग जो खाने का बाहर आउटर एरिया है, इतना अच्छा उसने सजाया है आउटर एरिया पूरा, तो वहाँ पे वो लोग बैठ के खाते हैं, वो पूरा मैस उधर है। मगर वो लोग खाई इतना इतना मतलब साउंड आवाज। उसका इतना जबरदस्त है कि वहाँ पे आप बात करो तो जोर से आपको बात करना पड़ता है, उसका गर्म हवा जो है लगता है, तो मतलब लोगों ने वहाँ पे खाना भी अभी बंद कर दिया है, मतलब ये परिस्थिति है। तो अगर आप बोलो कि भाई ये इतना मतलब क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो मेरे को इतना लगता नहीं है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मैं तो बोलूँगा नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, अच्छा, उसमें पोल्यूशन नहीं है। बताइए आप कहाँ पे पोल्यूशन है? कुछ भी नहीं। वो लोग हीरा घसते हैं, वो डस्ट भी काम में आती है, वो जो डस्ट निकलती है डायमंड की डस्ट, वो हाँ। भी काम में आती है, सब कुछ यूटिलाइज हो जाते हैं उसमें। तो मतलब हीरा जो इट इज अ वंडर। और इनके जो कारीगर जो होते हैं आर्टिजन्स, उनको तो मैं बोलूंगा वो लोग तो इंजीनियर्स है, हाँ, दे आर इंजीनियर्स। बिल्कुल। क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा उसको पेल जो करना, जो उसको शेप देना है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और जब आप देखो ऐसे करके, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग कैसे, इनकी आंखें कितनी तेज है। इनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 45 45 50, उसके बाद ये लोग काम नहीं कर सकते। अच्छा। आंखें इनकी पूरी जो भी है वो आंखें, विदाउट दिस यू कैन नॉट वर्क। मेलविन भाई, आपको क्या लगता है कितने टाइम में ये जो हीरा में डायमंड में मंदी है, ये माहौल कम हो जाएगा, और कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर है जो सूरत के उद्योगपति है, वो सूरत को मंदी डायमंड में है उसमें से निकालने के लिए पहल करेगा? देखिए इसमें क्या है कि सूरत का जो मंदी है वो कम से कम 1.5 साल से चल रहा है, अभी इट्स ऑन गोइंग। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये अटका है, ये इट इज़ ऑन गोइंग। और आपको मैं बताते, मेरे को काफ़ी मतलब मेरे को खुशी भी हो रही है और मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि डायमंड इंडस्ट्री में कारीगर लोग जो है, आर्टिजन लोग, हालांकि सुसाइड हुए हैं, 60 लोग मर गए एज पर डायमंड यूनियन अभी ये एक साल में। एक एक साल में ये लोग फिगर दे रहे हैं 60 डायमंड आर्टिजन्स हैव डाइड, और 50,000 लोग अनएम्प्लॉयड है अभी। मगर एक ब्यूटी ये है कि इन लोगों ने लेसन लिया है 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टुक अ लेसन कि भाई मंदी है, 2008 की मंदी थी तो एक साल चली थी, दे नो, है ना, उसके बाद भी मंदी आई है, काफी उतार चढ़ाव आए हैं, दे नो कि भाई अभी होगा, कुछ भी होगा। तो वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे। वो लोग अभी कोई सूप बेच रहा है, कोई पान का गल्ला चला रहा है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, कोई किसी ने सर्विस स्टेशन खोल दिया है, सही तो में। अपने। अच्छा, और दूसरा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि भाई ये लोग टिक्की लगाने का काम करते हैं घर में। इनकी जो सौराष्ट्र में जितनी भी सॉरी वराछा और कतारगाम में जितनी भी सोसाइटीज है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज, वहाँ की महिलाएं जो है वो डायमंड या टेक्सटाइल के जो जितनी भी साड़ीज होती है उसके ऊपर टिक्की लगाने का काम करती है। बिल्कुल। तो अभी उनके पास जॉब नहीं है, वो डायमंड वाले के पास जॉब नहीं है, वर्कर के पास, तो वो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को हेल्प कर रहा है टिक्की लगाने में। तो उसकी वाइफ 10 साड़ी करती थी पूरे दिन की, तो अभी दोनों मिलके 20 से 25 से 30 साड़ी कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे उनका गुजरान चल रहा है, गुजरान चल रहा है, कहीं अटके नहीं कहीं है। पे अटके नहीं है ये लोग। और वो लोग पीछे भी, दे आर नॉट बैक, मतलब दे हैव नॉट टेकन देमसेल्व्स बैक, बट दे आर मूविंग फॉरवर्ड, they are fighting with with the condition in the industry, and they think and they are very hopeful कि भाई 1-2 महीने में, जैसे अभी दिसंबर अभी आ रहा है, तो दिसंबर सबसे बड़ा मतलब इनके लिए, नवंबर, ये अक्टूबर नवंबर इज अ बिग मंथ। बहुत, ये 2 मंथ जो है बहुत बड़े महीने होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है यूएस में, क्योंकि यूएस में एज यू नो क्रिसमस जो है, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, ये सब बहुत बड़े फेस्टिवल है, तो इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी है। और अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है इजराइल डायमंड इंडस्ट्री की कि भाई अब 2024 में, अभी ये एंड में, अभी ये अक्टूबर नवंबर में पॉलिश के डायमंड के प्राइजेस भी काफ़ी रिवाइव हो रहे हैं, और थिंग्स आर लुकिंग बेटर एंड गुड फॉर द इंडस्ट्री। प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा है। तो अभी 1-2 महीने में आई थिंक दिस मंदी विल गो एंड they will have a chance to, you know, bounce back.
ओके। तो अभी थोड़ा ऐसा मेरे को लग रहा है, दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज फ्रॉम द रिपोर्ट्स आई एम गैदरिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड,